Hello everybody and welcome back to my channel. I am Achal and in this today's video I am going to complete your another unit from your paper named Literary Criticism of 3rd semester 2nd year BA English Honours, and this time it's going to be from the Principles of Literary Criticism written by I.A. Richards. तो सबसे पहले हम रिचर्ड्स के बारे में जानते हैं कि कौन थे ये. तो he was a British literary critic and also a teacher who was born in 1893. अब he was a man who changed how people थॉट अबाउट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर. इन्होंने काफ़ी इस चीज़ को बदल दिया. ये मानते थे कि लिटरेचर केवल ऐसा नहीं है कि जिसमें आप कहानियाँ पढ़ते हो, पोएम्स पढ़ते हो. नो, लिटरेचर इज़ नॉट दैट लिमिटेड. ये बोलते थे कि लिटरेचर इज़ समथिंग जो बताता है कि हमने चीज़ों को कैसे एक्सपीरियंस करा और उससे कैसे उस एक्सपीरियंस को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इमोशनली और मेंटली. उसके बाद ऑल्सो ही वॉज अ फर्स्ट थिंकर टू कनेक्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म विथ साइकोलॉजी, स्पेशली हाउ लैंग्वेज एंड इमोशन वर्क टुगेदर. और इनकी स्टाइल ऑफ थिंकिंग जो थी दैट गेव अ बर्थ टू दिस न्यू मेथड कॉल्ड एज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म. और यहाँ पे इन्होंने बोला कि हाउ वी शुड लुक अ text closely without any outside information and should focus only on what it says and makes you feel. So this was this practical क्रिटिसिज्म. अब इसे क्योंकि जो है फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म आई रिचर्ड्स की बुक है, और उस बुक में से आपको केवल जो स्टार्टिंग स्टेप्स हैं उस बुक के 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं. तो सबसे पहले हम उसका एक बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं ताकि हम अच्छे से रिलेट कर पाए. तो सबसे पहले ये देखो कि आई रिचर्ड्स का एक ऐसा टाइम था जब लिटरेरी क्रिटिसिज्म भरा पड़ा था डिफरेंट आइडियाज़ से. मतलब कोई प्रॉपर क्लियर सिस्टम नहीं था, कोई एक सिस्टम नहीं था कि किस तरह से किस चीज़ों को जज करना है, लिटरेचर को क्या वैल्यूएबल बनाती है. यानी क्रिटिसिज्म यानी क्या, यानी आप किसी चीज़ में कमियां अच्छाइयाँ बता सको. लिटरेरी क्रिटिसिज्म यानी लिटरेरी जो भी चीज़ें हैं उसमें आप अच्छाइयाँ बुराइयाँ निकाल सको. लेकिन रिचर्ड्स का एक ऐसा टाइम, मतलब उस टाइम पे ये थे जहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर थी ही नहीं. कोई फाउंडेशन नहीं था, कोई रूल नहीं था कि क्या लिटरेचर को वैल्यूएबल बनाता है. उस टाइम बहुत सारे जो क्रिटिक्स थे वो बड़े ही अच्छे से ब्यूटीफुली और इमोशनली पोइट्री और आर्ट के बारे में बोलते थे, लेकिन उनके पास कोई क्लियर आंसर नहीं रहता था इस सवाल का. और वो सवाल ये था कि एक आर्ट को अच्छा या बेहतर क्या बनाती है, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये आर्ट बेहतर है, ये पोएम बेहतर है. मतलब क्या क्या वो क्वालिटी होनी चाहिए, वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर नहीं थी इनके टाइम पे. और उस टाइम पे दिस मैन आई रिचर्ड फेल्ट दैट क्रिटिसिज्म हैड बिकम कंफ्यूजिंग एंड स्कैटर्ड एंड ही वांटेड टू फिक्स दैट by focusing on how we experience art and how we can compare those experiences properly. यानी इस चीज़ पे particularly इस चीज़ पे फोकस करके उन्होंने चीज़ों को सुधारना चाहा. और जैसा कि मैंने बोला था कि ये बुक है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, उसमें इन्होंने इस चीज़ को बड़े ही स्क्रैच से समझाना शुरू करा दैट हाउ we can focus on our experience and how we can compare those experience properly. बड़े ही स्क्रैच से उस किताब में बात करी है इन्होंने, और चीज़ों को क्लियर करना चाहा है और एक प्रॉपर फाउंडेशन भी देना चाहा है. लेकिन आपके सिलेबस में 2 लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर विच इज़ द क्योस ऑफ क्रिटिकल थ्योरीज. यानी यहाँ पे जो रिचर्ड हैं वो उन सारे क्योस के बारे में बात करेंगे. इट्स वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से कि क्या चीज़ें लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्योस की तरफ फैली हुई है. तो सबसे पहले व्हाट डज रिचर्ड वांट्स टू डू विथ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. तो ये बोलते हैं कि सबसे पहले तो क्रिटिसिज्म का मतलब होता है जब हम एक्सपीरियंसेस को जज करते हैं. कैसा एक्सपीरियंस हो सकता है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है यानी कोई लिटरेरी एक्सपीरियंस ही, रीडिंग अ पोएम और वॉचिंग अ प्ले और एंड डिसाइडिंग व्हाट्स वैल्यूएबल इन देम. क्रिटिसिज्म यानी आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो, फिर जज कर रहे हो, उसके बाद कंपेयर कर रहे हो कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा बेहतर थी. लेकिन फिर ये बोलते हैं इस चीज़ को अच्छे से करने के लिए, क्रिटिसिज्म अच्छे से देने के लिए हमें कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं, और वो है दैट इज़ व्हाट इज़ एक्सपीरियंस, हाउ डू वी जज वैल्यू एंड हाउ डू वी कम्युनिकेट दैट वैल्यू टू अदर्स. ये बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं क्रिटिसिज्म को करने के लिए. अब ये बोलते हैं जो क्योस है ना वो ये है कि सबसे पहले तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं यही मिसिंग है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, और इसीलिए मैं ये एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूँ इस किताब में. आगे ये बात करते हैं कि क्योस क्या है. तो
बोलते हैं कि बहुत सालों से बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म के ऊपर बहुत बहुत चीज़ें लिखी, लेकिन जब भी हम पीछे मुड़ के देखेंगे, सबको साथ में देखेंगे, ऐसा लगेगा कितना मेसी है, कितना कंफ्यूजिंग है और चीज़ें अच्छे से कनेक्ट भी नहीं हो पा रही हैं। मतलब एक पजल के पीसेस की तरह बन चुका है, कोई क्लियर पिक्चर दिख ही नहीं रहा है कि कौन सा सही तरीका है क्रिटिसिज्म करने के लिए अकॉर्डिंग टू रिचर्ड। फिर ये बोलते हैं कि व्हाट आर क्रिटिक्स सपोज टू आस्क, क्रिटिक्स को क्या सवाल पूछने चाहिए? तो उन्हें पूछने चाहिए कि व्हाट मेक्स अ पोएम और अ पेंटिंग वैल्यूएबल एंड व्हाट इज द एक्सपीरियंस, व्हाई इज दिस एक्सपीरियंस बेटर देन दैट वन, and why do we prefer one opinion over other? So these are the questions which critics would ask. And the next question is, how should we watch a play or listen to music to get best experience? ये बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो लोग हैं अक्सर इस चीज़ का आंसर अच्छे से दे नहीं पाते हैं। अब सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि क्या चीज़ें मिसिंग हैं। तो किसी भी आर्ट को कंपेयर करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का आंसर लेना बहुत ज़रूरी है। मतलब हम कंपैरिजन, अपना जजमेंट दे उससे पहले कुछ चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ व्हाट इज़ आर्ट, व्हाट इज़ एन एक्सपीरियंस एंड व्हाट डज वैल्यू रियली मीन। सो दिस इज़ रिचर्ड इज स्टार्टिंग इन हिज फर्स्ट चैप्टर कि ये चीज़ें जानना ज़रूरी है और ये सवाल करना ज़रूरी है। ये फाउंडेशन क्वेश्चन है, लेकिन कोई भी इसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इंस्टेड क्या करते हैं, हम सवाल करते हैं और अच्छे से आंसर नहीं पाते हैं, बस एक रैंडम गेस कर देते हैं, या फिर कई बार अपने पर्सनल बायसेस से इस चीज़ को अच्छा और इस चीज़ को बुरा बना देते हैं, और ओनली अ फ्यू हेल्पफुल आइडियाज़ वी गेट। अब फिर आगे इस चैप्टर में ये बात करते हैं बाकी थिंकर्स के बारे में। कुछ फेमस थिंकर के कोटेशन को यूज़ करते हैं, जैसे एरिस्टोटल, एडिसन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज। इनके कोट्स लाइक ऑल मैन एंजॉय इमिटेशन, कुछ definition like poetry expresses general truth, poetry is a madness, delight comes first in art, instruction comes second, and poetry is a spontaneous overflow of a powerful feeling, said by Wordsworth। तो ये सब बातें बताते हैं कि ये बड़े बड़े थिंकर्स हैं पुराने, जिन्होंने ये बातें बोली हैं, और इन लोगों ने बड़े ही अच्छे से ट्राई करा है टू एक्सप्लेन वैल्यू, आर्ट का क्या वैल्यू होता है। लेकिन आइडियाज़ अभी भी कनेक्टेड नहीं है, और कोई मतलब इनके ये डेफिनेशन देने से भी अभी कोई अच्छी सी थ्योरी, फुल थ्योरी नहीं बन जाती है जिसके बेसिस पे हम क्रिटिसिज्म कर सके। तो where else can we look for answer? So he tries empirical aesthetic। अब रिचर्ड एक चीज़ बताते हैं, दैट इज एम्पेरिकल एस्थेटिक, यानी जहाँ पे सेंटर्स स्टडी करे आर्ट को यूजिंग साइकोलॉजी लैब। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड ये बात बताते हैं कि हमें ये एम्पेरिकल एस्थेटिक वाला काम करना चाहिए, जहाँ पे सेंटर्स स्टडी करे आर्ट को यूजिंग व्हाट, साइकोलॉजिकल लैब। अब ये जो स्टडीज होगी, लुक एट हाउ पीपल रिएक्ट टू लाइक मतलब लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं लाइन ऑफ पोएट्री पे, या किसी म्यूजिक के एक नोट पे, कलर पे। तो और वहाँ से कुछ यूजफुल रिजल्ट्स मिले, लेकिन इन एक्सपेरिमेंट्स में भी प्रॉब्लम है। जब कोई लाइक बोलते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट तो हम कर सकते हैं, पर इस एक्सपेरिमेंट में भी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंपल रह रहा है, लाइक कोई एक वर्ड है, म्यूजिक का एक सिंगल नोट है, वहाँ पे तो हमें लोगों के एक्सपीरियंसेस, उनका रिजल्ट काफ़ी क्लियर हो रहा है कि हाँ हाँ ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये मुझे काफ़ी ख़राब लगा, ऐसा। लेकिन बोलते हैं कि वही ऑब्जेक्ट जब कॉम्प्लेक्स रह रहा है, लाइक एक सिंगल पोएम की लाइन ना लेके पूरी पोएम किसी के सामने रख दी जा रही है, तो उस टाइम पे जो आंसर्स आ रहे हैं ना, वो काफ़ी मेसी हो रहे हैं। अलग अलग लोगों का जो फील करने का तरीका है वो काफ़ी अलग अलग है, इवन अबाउट सेम वर्ड एट डिफरेंट टाइम्स। एंड ये चीज़ों को काफ़ी हार्ड बना देता है जब हम एक्सपीरियंस कंपेयर कैसे करें। यानी जब इनका कहना है कि ये एक्सपेरिमेंट तो हम कर ले, पर अगर ऑब्जेक्ट सिंपल है तो बड़ा ही ईजिली वो जजमेंट हो जा रहा है, एक्सपीरियंस का कंपैरिजन हो जा रहा है, लोग इजीली बता दे रहे हैं कि ये चीज़ें अच्छी है, ये चीज़ें गलत है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, यानी फुल पोएम आ जा रही है या कोई बड़ा सा नोट आ जा रहा है म्यूज़िक का, तो वहाँ पे कंपैरिजन करना एक्सपीरियंस का काफ़ी हार्ड हो जा रहा है। और यही दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ क्रिटिसिज्म। अब ये मैटर क्यों करता है? मान लो एक वर्ड है नाइट, तो अगर अकेले किसी ने रैंडमली इस वर्ड का यूज़ कर दिया नाइट, तो समझ नहीं आएगा, ये चीज़ें क्लियर नहीं है। हर एक रीडर अपना एक पर्सनल मतलब निकाल सकता है, जो भी उनकी मूड या मेमोरी हो। लेकिन जब आप इस वर्ड को एक पूरे सेंटेंस में रखोगे, लाइक आई एम वॉकिंग ऑन अ डिजर्टेड रोड ऑन अ डार्क नाइट, तब यहाँ पे जो मीनिंग होगी ना, दैट विल बी मोर क्लियरर एंड पीपल रिस्पॉन्ड मोर सिमिलरली।
लाइक मीनिंग काफ़ी क्लियर है, तो लोग भी मतलब अपने एक्सपीरियंसेस को काफ़ी क्लियर, और कई लोगों का सिमिलर एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो जब भी इफ़ यू पुट दैट सेंटेंस इन अ होल पैराग्राफ और अ पोएम, द मीनिंग एंड इमोशन गेट इवन मोर फोकस्ड। सो व्हाट शुड क्रिटिसिज्म एक्चुअली डू? तो रिचर्ड सेज कि हमें इन सारे, लाइक मैंने एक्सपेरिमेंट का बोला बट फिर भी वो काम नहीं आया, एक ऑब्जेक्ट के लिए तो सही है बट कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं है, तो हमें इन सारे एक्सपेरिमेंट्स में या कुछ वेग ओपिनियन में जहाँ ओपिनियन क्लियर ही नहीं है, इसमें फंसना नहीं चाहिए। इंस्टेड क्रिटिसिज्म को फोकस करना चाहिए पोएम इटसेल्फ, नॉट द क्रिटिक्स पर्सनल इमोशन। एंड फिर ये बोलते हैं कि अभी के टाइम पे बहुत सारे क्रिटिक्स जस्ट अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं किसी चीज़ को जजमेंट देने में, और रियली वो असल में एनालाइज नहीं करते हैं। लाइक एक पोएम पे क्रिटिसिज्म देना है तो अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर दिया, असल में एनालाइज करा ही नहीं। तो यहाँ पे दिस चैप्टर 1 एंड्स विद दिस मैसेज दैट कि रिचर्ड वांट्स अस टू सी दैट लिटरेरी क्रिटिसिज्म पूरे कन्फ्यूजन से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर आंसर्स नहीं है एक्सपीरियंस के बारे में, वैल्यू के बारे में, मीनिंग के बारे में। एंड अंटिल वी फेस दिस chaos ऑनेस्टली वी कैन नॉट बिल्ड अ प्रॉपर मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म। यानी चैप्टर 1 में जो chaos के बारे में बात कर रहे हैं इन दिस क्रिटिसिज्म थ्योरी, कि हमें ऑनेस्टली इस chaos को झेलना पड़ेगा, लाइक सामने फेस करना पड़ेगा कि असल में प्रॉब्लम है क्या। हम सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं कि व्हाट इज दैट एक्सपीरियंस, व्हाट इज दैट आर्ट, और तभी जब हम इसे फेस करेंगे देन विल एबल टू बिल्ड अ प्रॉपर मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म। एंड दिस इज हाउ दिस चैप्टर एंड्स। Now let's come to the chapter 2 which is the phantom aesthetic state। तो इसमें आपको मैं phantom का मतलब पहले बता दूँ, that is illusion, और इट्स लाइक इल्यूजन एस्थेटिक स्टेट। एंड आपने अभी चैप्टर 1 पढ़ लिया जहाँ पे आपने पूरा वो chaos देखा लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जो है। अब ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में होने वाला है? तो यहाँ पे जो आई रिचर्ड हैं ये बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इमेजिन करते हैं कि एक स्पेशल काइंड ऑफ फीलिंग आती है जब हम लिटरेचर में कुछ पढ़ते हैं या फिर किसी आर्ट को देखते हैं, और इस स्पेशल काइंड ऑफ फीलिंग को ये लोग बोलते हैं एस्थेटिक एक्सपीरियंस। लेकिन आई रिचर्ड बोलते हैं कि मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों में। आई थिंक दिस बिलीव इज़ फॉल्स, एंड कोई ऐसी यूनिक मेंटल स्टेट जिसे एस्थेटिक एक्सपीरियंस बोला जाए ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। और इस चीज़ को ये फैंटम यानी जैसा मैंने आपको बताया इल्यूजन बोलते हैं कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि एस्थेटिक स्टेट काफ़ी इमेजिनरी है और एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है। साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल तरीके से अगर देखा जाए तो नहीं करता है एग्जिस्ट। एंड फिर ये आगे बोलते हैं लोगों ने ऐसा एज्यूम कर रखा है कि जब भी वो पोएम को पढ़ के इंजॉय कर रहे हो या पेंटिंग कोई देख के उन्हें एक अच्छी सी फीलिंग आई हो तो वो एक स्पेशल स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं जो कि बाकी फीलिंग से काफ़ी डिफरेंट होता है, बाकी एक्सपीरियंस से काफ़ी डिफरेंट होता है। लेकिन रिचर्ड बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये आइडिया जस्ट एक गेस है, कोई फैक्ट पे ये बेस्ड नहीं है। फिर अब ये बोलते हैं कि ये फॉल्स आइडिया आखिर आया कहाँ से। तो बोलते हैं कि दिस मोस्टली कम्स फ्रॉम अ फिलोसोफर लाइक कांट। तो ही नेम्ड दिस फिलोसोफर नेम्ड इम्यूनल कांट, और बोलते हैं कि इम्यूनल कांट ने ऐसा बोला था कि ह्यूमन माइंड में 3 पार्ट है। दैट्स द फर्स्ट वन इज नॉलेज, प्लेजर, डिज़ायर। नॉलेज यानी हम क्या सोचते हैं, प्लेजर यानी हम क्या फील करते हैं, और डिज़ायर यानी हम क्या चाहते हैं। तो इम्यूनल कांट ने इस एस्थेटिक फीलिंग को रखा था इस सेकेंड वाले फेज में जो कि प्लेजर वाली फीलिंग है, जिसे काफ़ी न्यूट्रल और प्योर ट्रीट करा था, जहाँ पे ना कोई डिज़ायर है ना कोई प्रैक्टिकल पर्पस है। बाकी के जो बात के क्रिटिक्स आए उन्होंने इसी आइडिया को यूज़ करके आगे बोला कि एस्थेटिक एक्सपीरियंस काफ़ी यूनिक है, ये इसको नाम दिया लाइक सुई जेनरस, मतलब वन ऑफ अ काइंड, और इट कांट बी एक्सप्लेन बाय कंपेयरिंग इट टू अदर एक्सपीरियंसेस। यानी इस फीलिंग का, इस एक्सपीरियंस का कंपैरिजन हम दूसरे एक्सपीरियंस लाइक फियर, लव और एम्बिशन से कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगेन दिस मैन ही सेज दैट कि चलो ठीक है, हम एक टेस्ट करते हैं इसे क्लेम करने के लिए, एंड मैं 2 पॉपुलर व्यू को ट्राई करूँगा प्रूव करने के लिए कि इज़ इट स्पेशल और नॉट। तो पहला ये व्यू देते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि स्पेशल मेंटल एलिमेंट, यानी मानो कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट हमारे ब्रेन में घुस गया होगा उस टाइम जब हम किसी आर्ट को एंजॉय कर रहे हो।
और फिर ये नाम लेते हैं दिस अनदर थिंकर नेम्ड क्लिव बेल और बोलते हैं कि इन्होंने इसे बोला एस्थेटिक इमोशन, यानी जब ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट जब आप किसी आर्ट को देख रहे हो आपके दिमाग में आ जाएगा, दैट इज़ लाइक अ एस्थेटिक इमोशन। और ये ऐसा मानते थे, क्लिव ऐसा मानते थे कि ये इमोशन काफ़ी अलग होता है दूसरे इमोशन से, मतलब आप उदास हो, गुस्से में हो, जॉय में हो, तो इन सारे ही इमोशन से ये वाली जो इमोशन होगी ना जो उस आर्ट को देख के आई वो काफ़ी अलग होगी। फिर रिचर्ड बोलते हैं नो नो नो, मैं इस चीज़ पे भी नहीं मानता हूँ क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है साइकोलॉजी की तरफ से और ऐसा कोई यूनिक इमोशन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए इन्होंने इस थ्योरी को भी फेल कर दिया। फिर जो दूसरा व्यू रिचर्ड देते हैं वो बोलते हैं कि कुछ और भी लोग हैं जो एस्थेटिक एक्सपीरियंस का नाम लेते हैं और बोलते हैं कि ये स्पेशल है क्योंकि ये डिसइंटरेस्टेड है। अब सवाल ये है कि डिसइंटरेस्टेड क्या होता है? तो डिसइंटरेस्टेड मतलब वी डोंट वांट टू यूज़ द पोएम फॉर एनी बेनिफिट, वी डोंट जज इट बाय लॉजिक और मोरल वैल्यूज़, यानी ऑल इन वन हम जस्ट क्वाइटली इंजॉय कर रहे हैं उसे बिना सोचे, बिना ज़्यादा कुछ रिएक्ट करे, मतलब डिसइंटरेस्टेड है, इसीलिए वो एस्थेटिक एक्सपीरियंस है। फिर अगेन आई रिचर्ड बोलते हैं कि नहीं, इवन ये चीज़ भी प्रूफ नहीं करती है कि कोई सेपरेट स्टेट एग्जिस्ट करता है, ये जस्ट एक स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन है, कोई न्यू मेंटल मोड नहीं है, और इस थ्योरी को भी इन्होंने फेल कर दिया। फिर अब सवाल ये है कि इन सब थ्योरी को ये फेल कर रहे हैं तो एक्चुअली में आई रिचर्ड कहना क्या चाहते हैं? ये बोलते हैं कि जो आइडिया है यूनिक एस्थेटिक एक्सपीरियंस का, इट इज़ समथिंग विच इज़ मिसलीडिंग। अब क्यों मिसलीड कर रहा है? क्योंकि लिटरेचर हमें क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड मिक्सचर ऑफ इमोशन, थॉट एंड इमेजेस जस्ट लाइक आवर लाइफ डज। जैसे हमारे लाइफ में हर दिन कुछ नया होता रहता है, हर दिन कुछ मेमोरेबल, कुछ हॉरिफाइंग, यानी अलग अलग चीज़ें होती है, वैसा लिटरेचर भी है। लेकिन लिटरेचर में क्या है, ये चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं, कंट्रोल्ड हैं और इंटेंस हैं, और इट्स नॉट डिफरेंट इन काइंड बट ओनली डिफरेंट इन क्वालिटी। अब रिचर्ड बोलते हैं कि जो रियल डेंजर है ना मेरे अकॉर्डिंग, वो ये है कि हम अगर इस फैंटम पे बिलीव करने लगें, दिस इल्यूज़न, एस्थेटिक स्टेट का इल्यूज़न, कि जब किसी चीज़ को देखने पे लाइक वो अलग सी फीलिंग आ रही है, तो वी विल क्रिएट अ फॉल्स स्टैंडर्ड इन वैल्यू इन आर्ट। मतलब मेन चीज़ क्या है, दिस पेपर इज़ ऑल अबाउट क्रिटिसिज्म करना हम कैसे आसान बनाएं। तो अब अगर हम ये क्रिएट कर देंगे तो एक फॉल्स स्टैंडर्ड क्रिएट हो जाएगा किसी भी आर्ट को वैल्यू करने में, और इसकी वजह से क्या होगा, हम लिटरेचर के वर्क्स को और भी अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, ये हार्ड हो जाएगा, क्रिटिसिज्म देना भी हार्ड हो जाएगा, इट विल सेपरेट आर्ट फ्रॉम रियल लाइफ। ऑल्सो लिटरेचर को ये थोड़ा मिस्टीरियस बना देगा, लाइक किसी को लगेगा मुझे तो वो फीलिंग आई बट तुम्हें नहीं आई, लाइक वो थोड़ा मिस्टीरियस बन जाएगा और लाइक अ इलीट थिंग बन जाएगा, हम फिर उसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे डेली ह्यूमन एक्सपीरियंस से। सो ऑल इन वन क्रिटिसिज्म करना कितना मुश्किल हो जाएगा अगर हम उस फैंटम एस्थेटिक एक्सपीरियंस या एस्थेटिक इमोशन पे बिलीव करने लगे। एंड दिस इज हाउ दिस चैप्टर एंड विद दिस सेइंग ऑफ रिचर्ड। अगर हम फाइनल टेकअवे की इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे आई रिचर्ड इज ओनली ट्राइंग टू रिमूव दैट मिथ, वो मिथ है एस्थेटिक एक्सपीरियंस का, लाइक कुछ मैजिकल और सेपरेट एग्जिस्ट करता है। ये बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस है, हर एक ह्यूमन उसे एक्सपीरियंस करता है, एंड इट मेड थिंग्स यानी रिचर एंड मोर ऑर्गेनाइज, चीज़ों को और रिचर और ऑर्गेनाइज लिटरेचर बना देता है उस एक्सपीरियंस को। सो या दिस इज़ हाउ दिस चैप्टर एंड्स। आई रियली होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आगे आपको चैप्टर्स पढ़ने का इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हो, लाइक इनकी पूरी किताब है इस चीज़ पे, लिटरेरी प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।